जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल A-JED अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि आखिरी चैप्टर है और जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। इस चैप्टर के NCERT के बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग देखेंगे और आसान शब्दों में समझेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। नागरिकों की उदासीनता पर, मतलब कि नागरिक बिना कुछ सोचे समझे, बिना बिंदास बैठा हुआ है, उसको कौन चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कुछ मतलब नहीं है। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई करना, मतलब कि गैर कानूनी काम करना। और नागरिकों की विवेकपूर्ण, मतलब कि सोच समझ करके सहभागिता, मतलब कि अपनी भागीदारी देना या फिर सभी चीज़ों को देखना कि हमारे आसपास समाज में क्या चल रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है, और जो सत्ता जिस नेता को आपने चुना है, सरकार में बैठाया, गद्दी में बैठाया, वो क्या कर रहा है। और नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर, मतलब कि जो नागरिक है वो अपनी जाति के सिर्फ रक्षा करे, दूसरे जातियों को मतलब वैसा कुछ वैल्यू भी ना दे। क्या सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ग है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर आप लोग देख ही सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, कितने प्रतिशत थी? तो 15% थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन ख इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। देखिए, पूरी दुनिया में एक सर्वेक्षण हुआ है, जो नया सर्वेक्षण है उसके आधार पर भारत में वर्तमान समय में कितने वोटर हैं पूछा गया है। तो ये जो है 90 करोड़ के आसपास है, 90 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा अभी। तो ऑप्शन को इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? मतलब ये जो क्षेत्रवाद की भावना है उसका एक गलत परिणाम क्या निकलता है? तो ये जो है अलगाववाद को बढ़ावा देता है। अलगाववाद का मतलब क्या होगा कि आप अपने क्षेत्र को लेके ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, दूसरे के क्षेत्र में फिर आप उसको कुछ वैल्यू नहीं देते। दूसरे का अगर कल्चर अलग है तो आप उसको अलग नज़रों से देखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे में अगर इसी तरीके का भावना होगा तो अलगाववाद की भावना उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है, मतलब कि खाली जगह दिए गए हैं आपको भरने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र डैश लोकतंत्र है। तो किस प्रकार के लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधितात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, मतलब कि प्रतिनिधि आएंगे आपके पास चुनाव वोट मांगने के लिए, आप चुनाव में चुनेंगे किसी प्रतिनिधि को और फिर वो सत्ता में बैठेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यायपालिका में डैश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। किसके प्रति? सत्य के प्रति, मतलब सच के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में महिलाओं को डैश आरक्षण देने की मांग की गई है। तो 33% आरक्षण देने की मांग की गई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डैश है। तो वर्तमान में नेपाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा डैश सीटों पर विजय प्राप्त किया गया था, मतलब कि कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया था यूपीए सरकार ने 15वीं लोकसभा चुनाव में? तो ये जो है 262 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब कि जिनके लिए आपको लगभग 2 नंबर या फिर 1 नंबर मिल ही जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा इसका आंसर याद भी नहीं रखना और ज़्यादा लंबा लिखना भी नहीं है। क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है कैसे? तो यहाँ से तो आसानी से पता चल जाता है कि लोकतंत्र जनता का, मतलब कि जनता ही उसका मालिक है। जनता के द्वारा मतलब कि जनता ही चुनती है सरकार को, और जनता के लिए, और जो सरकार जनता चुनती है, जिसको भी सरकार में बैठाता है वो जनता के लिए ही काम करता है। तो वही चीज़ आपको लिखना है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है और जनता के हित की शासन भी चलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव में लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है पूछा गया है। तो देखिए कि जब केंद्र और राज्य सरकारों में झगड़ा होता है तो विकास कार्य रुक जाता है, यानी कि काम वगैरह रुक जाते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान सही समय पर नहीं हो पाता है। तो जनता को जो भी परेशानी होगा, अगर सरकारें आपस में लड़ने लगेंगे तो कैसे समाधान करेगा। अगला क्वेश्चन है, परिवारवाद क्या है? देखिए, परिवारवाद काफी सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, इसको याद रखने के लिए ज्यादा आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। परिवारवाद मतलब कि आज आप लोग देखेंगे बहुत सारी ऐसी अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें क्या होता है कि अगर किसी के दादा ने इस पार्टी का गठन किया है
तो अब उसका बेटा प्रधानमंत्री है, अब आगे चल के उसका पोता बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है परिवारवाद चलता है, तो उसी को क्या कहता है, परिवारवाद है। तो जब राजनीतिक दलों में एक ही परिवार के लोग लगातार सत्ता और पद पर कब्जा कर लेते हैं तो इसे परिवारवाद कहा जाता है। बाकी इसके बारे में आगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आर्थिक अपराध का अर्थ क्या है? आर्थिक अपराध मतलब कि पैसे कमाने के लिए आपने कोई गलत काम किया तो मतलब आप इन्हें आर्थिक अपराध किया है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति या संस्था पैसे कमाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाती है, मतलब कि गलत तरीके से काम करती है, जैसे कि घूस लिया, तस्करी किया या फिर भ्रष्टाचार, तो उसे आर्थिक अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन हुआ था, उसके बारे में अगले अगले चैप्टर में आप लोगों को बताया था, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में। आज वो अधिकार जो कानून बन गया, तो वो लोकतंत्र का रखवाला कैसे है, आपको पूछा गया है। तो देखिए, सूचना का अधिकार कानून में क्या होता है कि जनता सरकार से जवाब मांग सकती है कि तुम इतने पैसों का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इस तरीके से काम कर रहे हो, जवाब ले सकती है। तो वही चीज है अधिकार पाने का। सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सरकार से सच जानने का हक देता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन अब आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। वो तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, लेकिन अब आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सवाल आप लोगों को सिविक्स का पहला चैप्टर से मैं समझाते आ रहा हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लोकतंत्र में मतलब क्या, जिसमें जनता वोट दे करके सरकार को चुनती है और फिर वो सरकार जनता के लिए काम करती है, वही लोकतंत्र है। और क्या काम करिए, कैसे करिए, उसके लिए वो सरकार जनता को जवाब भी देगी। तो बस यही चीज तो है लोकतंत्र। तो यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके शासन करती है और इसमें जनता ही सर्वोच्च मानी जाती है। जनता अपने हितों को और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार बनाती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति मतलब कुछ चुनाव के समय ऐसे आप लोग देखे होंगे कि 3 4 5 पार्टियां क्या होती है, मिल करके अलायंस बना करके एक गठबंधन बना लेती है, आपस में मिल जाती है, फिर वो चुनाव लड़ती है, जीत जाती है तो सरकार बन जाती है। तो उस वो लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, गठबंधन की राजनीति अलग अलग दल मिलकर के सरकार बनाते हैं। कई बार इन दलों के बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं, मतलब कि बनता नहीं है उनके बीच में, सरकार अस्थिर हो जाती है। इससे क्या होता है, विकास कार्य धीमे हो जाते हैं और जनता की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती है, मतलब कि जनता जो सरकार से काम करवाना चाहती है वो नहीं हो पाता है। इस कारण लोकतंत्र की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ क्या क्या बाधाएं आए हैं, पूछा गया। देखिए, नेपाल में अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई है, लेकिन वहाँ राजनीतिक अस्थिर था और राजतंत्र में पुरानी परंपरा और दलों के बीच आपसी संघर्ष और आतंकवादी गतिविधियां लोकतंत्र की राह में बड़ी बाधाएं बनी रहती है। इन कारणों से लोकतंत्र को मजबूत होनी चाहिए और कठिन हो जाता है, मजबूत होना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? देखिए, शिक्षा का अभाव मतलब शिक्षा बहुत कम है, लोग पढ़े लिखे बहुत कम है, तो लोकतंत्र को तो प्रभावित करेगी। लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो किसी को भी वोट दे देगा पैसे लेकर के, ठीक है। तो हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र को के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अशिक्षित लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं और नेताओं के बहकावे में आकर के गलत निर्णय ले सकते हैं। शिक्षित नागरिक ही अच्छे प्रतिनिधि चुन करके लोकतंत्र में वो मजबूत बना सकते हैं, यानी पढ़े लिखे लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? देखिए, आतंकवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंकवाद से देश की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ती है, मतलब कि आतंकवादी अगर आएंगे तो देश में शांति और सुरक्षा तो खतरे में आएगी। जनता में डर का माहौल, लोग डर जाते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर पाती है। इससे लोकतंत्र की मजबूती और विकास दोनों प्रभावित होती है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न समझ चुके होंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको दोस्तों 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए काफी फास्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां है, विवेचना करिए। देखिए, आंसर आपको लिखना क्या है, आपको वर्तमान में भारत की राजनीति में क्या क्या प्रॉब्लम है वो पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी इससे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इसमें ये निम्न प्रकार है, ये प्रमुख इस प्रकार है, आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार और घूसखोरी बहुत है। भारत में आप देखिए भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, घूसखोरी है। परिवारवाद और जातिवाद भी है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने ही परिवार वाले को मौका देते हैं। जातिवाद उसी तरीके से जाति देख करके वोट दिया जाता है। और धनबल और अगला है धनबल और बाहुबल का चुनाव में प्रयोग, मतलब कि जो ताकतवर होते हैं, जो ज़्यादा धनी होते हैं, वो अपने पैसों का और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और शिक्षा और बेरोजगारी, लोगों में शिक्षा नहीं है और बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोग बिना जानकारी के किसी को भी वोट दे देते हैं और बेरोजगारी कुछ पैसे लेकर के भी वोट दे देते हैं। अगला है आतंकवाद और सांप्रदायिकता, तो ये तो सिंपल सा है, बहुत बड़ा चुनौती है। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, लोकतंत्र की सबसे जड़ों को ये चीजें जो है कमजोर करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता और शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। मतलब कि ईमानदार लोग चुनने पड़ेंगे, पारदर्शिता लानी पड़ेगी और शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है। देखिए बिहार की राजनीति में महिलाओं को भागीदारी दिया गया है, 50% यहाँ पे पंचायत चुनाव में दिया गया। लोकतंत्र के विकास में सहायक है पूछा गया। देखिए बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण मिलने से लाखों महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आई है। उनकी भागीदारी से गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है। महिलाएं परिवार और समाज की समस्याओं को नजदीक से समझती है, इसीलिए वे जनता के लिए अच्छे निर्णय ले पाती हैं। इससे राजनीति में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ी है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब सभी वर्गों की भागीदारी हो। और बिहार की राजनीति में महिलाओं की सक्रियता के ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और ये समाज में समानता और विकास के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित करता है पूछा गया है। तो देखिए लोकतंत्र में जब चुनाव होता है, चुनाव में पार्टियां होती है। पार्टियों में क्या होता है कि वो किसी के बाप ने इस पार्टी को बनाया है, दादा ने, अब उसका बेटा बना है मुख्यमंत्री, अब अगला बन जाएगा उसका पोता। तो इस तरीके से चल जाता है उसका परिवारवाद। और जातिवाद मतलब जाति देख करके वोट लेना या फिर जाति देख करके वोट देना, तो वो भी है। तो देखिए बिहार की राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद लंबे समय से गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। मतलब कि लंबे समय से परिवारवाद ने नेता अपने परिवार के लोगों को ही राजनीति में आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि योग्य और ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं। इसी तरह जातिवाद के कारण लोग उम्मीदवार की योग्यता देखने वाले के बजाय अपनी जाति देख करके वोट देते हैं और इससे कई बार गलत और कमजोर लोग सत्ता में आ जाते हैं। लोकतंत्र का मतलब जनता की सही भागीदारी और योग्य नेतृत्व है, लेकिन परिवारवाद और जातिवाद इसे कमजोर कर देते हैं। इसीलिए इन बुराइयों को खत्म करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और निष्पक्ष राजनीति बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। मतलब कि जो भी इंसान को आपने चुना है वोट दे करके, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो देखिए लोकतंत्र में चुने हुए शासक जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वे अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च होता है, मतलब कि सबसे ऊपर संविधान होता है और हर शासक को उसके अनुसार ही चलना या फिर काम करना पड़ता है। यदि शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, मतलब कि गलत तरीके से प्रयोग करता है, तो वो न्यायपालिका और मीडिया उसे रोक सकती है और साथ ही जनता के पास चुनाव में के माध्यम से उसे हटाने का अधिकार होता है, मतलब कि अगले बार वोट नहीं देगा उसे। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है और वह नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती है। इसीलिए शासकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और केवल जनता के हितों को निर्णय लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, इसके सुधार के क्या उपाय है बताइए। देखिए न्यायपालिका लोकतंत्र में जो भी भूमिका है वो किस प्रकार से एक चुनौती है बताने के लिए बोला गया। देखिए न्यायपालिका लोकतंत्र की सुरक्षा और न्याय दिलाने का सबसे बड़ा आधार है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है मामलों का वर्षों तक लंबित रहना। कई बार प्रभावशाली लोगों का दबाव और भ्रष्टाचार भी इससे बाधा बन जाते हैं और इससे आम जनता को समय समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। जैसे न्याय नहीं मिल पाता। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्यायपालिका निष्पक्ष और तेजी से काम करे। इसके लिए सुधार जरूरी है, जैसे न्यायालयों में तकनीक का प्रयोग करना, जजों की संख्या बढ़ाना और भ्रष्टाचार का सख्त कार्रवाई करना, गरीबों की सस्ता व आसान न्याय दिलाना।
तभी लोकतंत्र में न्यायपालिका दोनों मजबूत हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? देखिए, आतंकवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि सीधे जनता की शांति और सुरक्षा और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। मतलब कि आतंकवाद आके सरकार को तो जो भी है करेगी, लेकिन वो जनता की को के बल पर ही करेगी। जनता को कहीं पर धमकी देगी सरकार को, जनता का हथिया बना करके, मुहरा बना करके। आतंकवादी हिंसा और डर का माहौल पैदा करते हैं, जिससे कि जनता अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पाता है। आतंकवाद से विकास कार्य रुक जाते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाएं भी प्रभावित होती है। यह राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब जनता सुरक्षित महसूस करे। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार को कई कड़े कानून बनाना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत करना चाहिए और जनता को में जागरूकता फैलानी चाहिए। तभी लोकतंत्र को सुरक्षित और अस्थायी बनाया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग इस चैप्टर में समझाए गए हर एक क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हम लोगों ने सिविक्स का पूरा कंप्लीट कर लिया, इसी तरीके से भूगोल कंप्लीट पहले ही कर लिया था और इतिहास भी कर लिया है।